अगले राजपूत वंश को देखते हैं जिसका नाम है परमार वंश। ठीक, परमार वंश के बारे में देखेंगे। उपेंद्र कृष्णराज सीयक या श्रीहर्ष दूसरे राजा होंगे, वाकपति मुंज तीसरे राजा होंगे, और यहां पर आते आते स्वतंत्र होने लगेंगे। ठीक है, स्वतंत्र होने लगेंगे राजा भोज के समय, एकदम स्वतंत्र है ना, और सबसे प्रतापी राजा। ठीक है, विद्याधर जो थे राजा उनके समकालीन। ठीक है, इनको विद्याधर ने पराजित भी किया था। जय सिंह, लक्ष्मण देव और बहुत सारे छोटे छोटे राजा, और लास्ट में आ जाएंगे मलहक देव। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए संस्थापक पूछेंगे तो उपेंद्र कृष्णराज। ठीक है, कभी कभी वास्तविक संस्थापक भी पूछते हैं, कभी कभी संस्थापक भी पूछते हैं। ठीक है, जो वंश की स्थापना हुई थी वो 9वीं सदी में हुई। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, ठीक है, यहां पर देखो प्रारंभिक जो स्थापना है वो माउंट आबू में हुई। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है, अब वो कितना सत्य है कितना नहीं है ये नहीं पता। आपने नाम सुना होगा तो 2 फेमस हिंदू ऋषि थे, एक का नाम था विश्वामित्र और एक का नाम था ऋषि वशिष्ठ। तो दोनों के बीच में लड़ाइयां चलती रहती थी। ठीक है, अब था ये कि ऋषि जो वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ के पास में एक बहुत फेमस एक गाय थी। ये सारी कहानियां हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कहानियां है ना जो पुराणों में लिखी हुई बातें हैं। तो कामधेनु गाय जो थी वो ऐसी गाय थी कि जो कुछ भी मांगो तो वो हासिल हो जाता था, इस प्रकार की गाय थी। तो ऋषि विश्वामित्र इस गाय को चुरा लेते हैं। ठीक है, जब ऋषि विश्वामित्र इस गाय को चुरा लेते हैं तो ऋषि वशिष्ठ यहां पर, कहां पर, माउंट आबू में एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। ठीक है ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं पुराणों में, कहानियों के माध्यम से आपको कुछ सिखाया जा रहा है। तो एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में से एक बहुत फेमस योद्धा उत्पन्न होता है। उस योद्धा का नाम होता है परमार, और वो परमार जो है वो इस कामधेनु गाय को पुनः हासिल करता है और वो ऋषि वशिष्ठ को लौटा देता है। तो वहां से परमार शब्द आया, है ना। परमार कौन था? योद्धा। तो ऐसा माना जाता है कि जो उपेंद्र जो थे, है ना, उपेंद्र कृष्णराज, ठीक है, ये उसी वंश के थे। इनके यदि हम प्रारंभिक शासक देखें तो उपेंद्र कृष्णराज थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो उपेंद्र कृष्णराज जो थे ना, वो उस परमार योद्धा के ही क्या थे, है ना, वंश के थे। तो इसी वजह से इस वंश को क्या कहा गया? परमार वंश। तो आप समझ सकते हैं कुछ कहानियां हैं, हर राजपूत जो भी राजा है या राजवंश है उसके उत्पन्न की कुछ अपनी कहानी है। ठीक है, प्रारंभ में क्या थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। वही वाली बात है, सामंत थे, राष्ट्रकूट क्यों? क्योंकि मालवा वाले पार्ट में रहेंगे, तो मालवा वाले पार्ट में राजपूतों का भी, राष्ट्रकूटों का भी शासन रहा, प्रतिहारों का भी रहा। तो इस वजह से प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे, बाद में प्रतिहारों के सामंत हो गए, है ना। सामंतों का ऐसा ही है। आगे चल करके हम देखेंगे कि जो भी इंडिपेंडेंट राजा जो बनेंगे वो कब बनेंगे? जब प्रतिहारों का भी पतन होगा, राष्ट्रकूटों का भी पतन होगा। संस्थापक 9वीं सदी उपेंद्र कृष्णराज। उपेंद्र कृष्णराज किनके सामंत थे? गोविंद तृतीय के। बाद में वो प्रतिहारों के बनेंगे। कालांतर में पुनः प्रतिहारों के अधीन हो गया मालवा, तो ये प्रतिहारों के सामंत बन गए। त्रिकोणीय संघर्ष के बाद यदि हम देखें, अब बाद में तो क्या हुआ? वही पतन हुआ। तो मालवा जो था वो किसके अधीन हो गया? परमारों के अधीन हो गया। तो जो माउंट आबू की जो डायनेस्टी थी, जिनका उत्पन्न माउंट आबू में माना जाता है, वो आ करके मालवा पर अधिकार कर देंगे। कारण त्रिकोणीय संघर्ष में प्रतिहारों का और राष्ट्रकूटों का पतन। ठीक है, तो फिर देखें तो सीयक जो थे वो प्रथम स्वतंत्र शासक बने। मतलब अब सामंत वाला जो सिस्टम था राष्ट्रकूटों का और प्रतिहारों का, दोनों खत्म हो गया, अब स्वतंत्र शासक बन गए। ठीक है, सीयक ने राष्ट्रकूटों को हराकर, मतलब राष्ट्रकूट इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि राष्ट्रकूट, है ना,
समझ रहे हो आप, एक समय के, है ना, किसने कहा था, सुलेमान ने, कि उस समय के दुनिया के 4 महान राजवंशों में गिनती होती थी, ठीक है, राष्ट्रकूटों की, हमने देखा था। तो उनको कौन हरा रहा है, उनके जो सामंत थे वो, और उनके सामंत हरा करके मान्य खेत को लूट लेते हैं, ठीक है, मान्य खेत को ध्वस्त कर देते हैं। आप समझिए, राष्ट्रकूटों ने कन्नौज को जाकर के लूटा, कन्नौज को ध्वस्त कर दिया। यहां पर आगे जो आने वाले जो लोग हैं, उन्होंने वही धन जो कन्नौज से लूट करके मान्य खेत लेकर के गए थे, मान्य खेत को लूटा, मान्य खेत को बर्बाद कर दिया, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, आगे चल करके यही जो राजधानी है वो धार या धारा नगरी में स्थापित हो जाएगी, ठीक है। अगले जो शासक आते हैं सीयक के बाद, तो सीयक के बाद आते हैं वाकपति मुंज, या वाकपति भी बोलते हैं, ठीक है। पुत्र थे सीयक के, दत्तक पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे, ठीक है। मुंज जो थे उन्होंने हूणों को पराजित किया। ये कहां से प्राप्त होता है, कोथेम दान पत्र, बड़ा फेमस है ना, फेमस इस वजह से हो जाएगा ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी के हिसाब से, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है मध्य प्रदेश पीएससी, ठीक है, एकदम डेप्थ में जा करके, ठीक है। उदयपुर प्रशस्ति पूछ लिया, ठीक है, तो उनकी चर्चा यहां पर होनी चाहिए, है ना, जो ऐसे बिल्कुल खोद खोद के ला रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कल्याणी के जो शासक थे, तेलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया, ठीक है। अब कल्याणी कहां पर, नर्मदा के पार, तो यहां पर ये कहां पहुंच गए, नर्मदा के पार। अब नर्मदा नदी एक प्रकार की विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती थी, नर्मदा के पार पहुंच गए, ठीक है। ये कहां पर मिलता है जिक्र, आयने अकबरी के अनुसार, ठीक है। कलचुरियों को भी पराजित किया और उनकी राजधानी त्रिपुरी को भी लूटा, है ना। तो उस समय पे लूटपाट करना आम बात थी, ठीक है। किसी की भी राजधानी पर जाकर के हमला कर रहे हैं, लूट रहे हैं। यहां पर जो मेन मकसद होता था वो ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना होता था, साम्राज्य विस्तार करना नहीं होता था, राजनीतिक एकीकरण करना नहीं होता था। और इसी राजनीतिक विखंडन के कारण, है ना, हम तैयार ही नहीं थे महमूद गजनवी का सामना करने के लिए। आया, आक्रमण किया, एक के बाद एक सबको हराता चला गया, ठीक है। तो 2-3 बातें वाकपति मुंज के बारे में। पहला, कोथेम दान पत्र, कल्याणी के शासक तेलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया, सीमाएं नर्मदा के पार पहुंचा दी, ठीक है। आईने अकबरी के अनुसार ये बातें कही गई हैं। और कलचुरी, ठीक है, कलचुरियों को भी पराजित किया और उनकी राजधानी त्रिपुरी, जो कि जबलपुर के निकट आप बोल सकते हो, उसको लूटा। वाकपति के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उपाधियां दी थी, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, है ना, सिंपल सी बात है, हिंदू राजा हैं तो इस प्रकार की उपाधि देंगे, अमोघ वर्ष आदि, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि, ठीक है। और बहुत सारे कवियों विद्वानों को राजश्रय प्रदान किया, जैसे कि पद्मगुप्त परिमल, धनंजय धनिक, जिनकी प्रमुख रचनाएं नव सहसांक, धनंजय की दश रूपक और धनिक की यशो रूपावलोक, है ना। तो मध्य प्रदेश पीएससी या उत्तर प्रदेश पीएससी, है ना, ऐसे क्वेश्चन पे बड़ा टारगेट रहता है उनका, ठीक है। इसके अलावा देखें तो धार में मुंज सागर झील, नाम ही क्या है इनका, वाकपति मुंज, तो मुंज सागर झील का निर्माण करवाया धार में, ठीक है। और मुंज के बाद इनका छोटा भाई सिंधु राज शासक बनेगा, है ना। तो ये जो पद्मगुप्त परिमल हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पद्मगुप्त परिमल जो हैं उनको संरक्षण सिंधु राज ने भी बाद में चल करके प्रदान किया था, ठीक है। इनफैक्ट नव सहसांक जो है ना, नव सहसांक इनको उपाधि दी जाएगी सिंधु राज को, ठीक। तो वाकपति मुंज हो गया अपना यहाँ पर। अब वाकपति मुंज के बाद हम देखें तो आते हैं सिंधु राज, है ना। उपाधियां कौन कौन सी दी, कुमार नारायण, नव सहसांक, किसने दी होगी, नव सहसांक उपाधि पद्मगुप्त ने, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पर बातें क्या है कि पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित जो रचना की थी, हमने देखा था वहां पर, वो सिंधु राज की जीवनी ही है। कुमार नारायण, नव सहसांक आदि उपाधियां धारण की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। हूण के आक्रमण अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हूणों पर विजय प्राप्त की, दक्षिणी कौशल के सोमवंशियों पर विजय प्राप्त की, ठीक है। इससे ज्यादा सिंधु राज के बारे में है नहीं,
ठीक है, कुछ भी। सिंधु राज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि पद्मगुप्त ने जो नव सहसांक चरित की रचना की थी वो सिंधु राज की जीवनी थी। सिंधु राज, अब सिंधु राज के बेटे जो कि सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, राजा भोज, ठीक है, यशस्वी महान राजा राजा भोज, ठीक है। राजा भोज का काल यदि आप देखेंगे तो ये काल है ना किसके समकालीन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। एक साइड से आप बता दोगे कि चंदेल राजा विद्याधर, ठीक है, महमूद गजनवी, ठीक है, इन सब लोगों के समकालीन थे, ठीक है। गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजा भीम, है ना, इन सब के समकालीन थे। तो ये समकालीन वाले क्वेश्चन भी बड़े फेमस होते हैं, ठीक है। अब सिंधु राज के बाद उनके पुत्र राजा भोज, है ना, राज्य की सीमाओं का विस्तार हो रहा है, साम्राज्यवादी नीतियां, अभी तक भी वो साम्राज्यवादी नीतियां गई नहीं है, ठीक है, लेकिन राजनीतिक एकीकरण नहीं हो पा रहा है। सारी शक्तियां बराबर हैं, आपस में टकरा रही हैं, एक दूसरे की शक्तियों को कमजोर कर रही हैं या एक दूसरे को कमजोर कर रही हैं। साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक हो गया, यमुना, ठीक है, यदि हम उत्तर में देखें तो यमुना नदी तक, ठीक है, दक्षिण में देखें तो कोंकण, है ना, या इसको आप बोल सकते हो ऊपरी कोंकण तक, ठीक। पूर्व में देखें तो विदिशा तक और पश्चिम में देखें तो चित्तौड़ तक, यहां तक साम्राज्य विस्तार कर चुके हैं, ठीक है। राजा भोज ने एक और काम किया कि उनके समय पे जय सिंह द्वितीय कल्याणी के चालुक्य, है ना, ऊपर हमने देखा था तेलप द्वितीय, है ना, इसी कल्याणी के चालुक्य वंश के थे। यहां पर जय सिंह द्वितीय के खिलाफ फिर से वही देखो, यहां पर एक दूसरे को हरा रहे हैं, लेकिन वहां तक साम्राज्य विस्तार हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाले जो भी राजा आ रहे हैं वो वापस उनके उत्तराधिकारियों से लड़ रहे हैं। हमने त्रिकोणीय संघर्ष में भी देखा था कि संघर्ष की शुरुआत कहां से हुई थी, देखा था हमने, याद कीजिए थोड़ा सा, है ना, कि संघर्ष की शुरुआत भैया हो गई बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी, संघर्ष की शुरुआत हुई, ठीक है। धर्मपाल, ध्रुव और वत्सराज, आगे चल करके फिर से यहां पर इनके जो सक्सेसर थे, इनके जो सक्सेसर थे और इनके सक्सेसर थे, है ना, इनके उत्तराधिकारी थे, वो भी लड़ रहे हैं, तो वो भी लड़े तो उनकी भी जनरेशन बीत गई, आगे चल करके फिर उनकी भी जनरेशन लड़ती गई। तो कोई भी ताकत इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हो जा रही है कि वो अगले की पूरी शक्तियों को कमजोर करके उसके साम्राज्य को अपने इसमें मिला ले, एकीकरण कर दे, ऐसा नहीं हो पाया। जो वहां पर नहीं हो पाया था त्रिकोणीय संघर्ष में, वो यहां पर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। विखंडन का दौर बना हुआ है, सामंतवाद का दौर बना हुआ है, ठीक है, और जब सामंतवाद का दौर बना है तो पतन हो ही रहा है कंटिन्यू। वहां पर सिंधु राज वाकपति मुंज वो लड़ रहे थे, यहां पर राजा भोज लड़ रहे हैं, किससे, कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य से, उनके खिलाफ, है ना, एक युद्ध संधि करते हैं। राजेंद्र चोल बड़े फेमस, है ना, राजेंद्र चोल और गांगेय देव। अच्छा, राजेंद्र चोल का नाम कहां सुना है, गंगाई कोंड चोल, है ना, गंगाई कोंड चोल, कोंड मतलब जीतना, चोल मतलब चोल राजा, गंगा तक जिसका साम्राज्य विस्तार हो गया था, ठीक है, बहुत फेमस राजा। तो दोनों के साथ एक संधि की, राजेंद्र चोल के साथ और गंगेय देव के साथ, और आक्रमण किया किस पे, जय सिंह द्वितीय पे, ठीक है, हरा दिया। लेकिन वही वाली बात है, ठीक है, कर रहे हैं आक्रमण, लेकिन उसका कोई निश्चित परिणाम निकल के आ नहीं रहा है। थोड़े टाइम के लिए जीत जाएंगे, वापस चल करके वो वहां से उनका रिसरेक्शन हो जाएगा। सिंधु राज के पुत्र थे, उत्तराधिकारी थे और परमार वंश के सबसे योग्य, इनफैक्ट परमार वंश का नाम ही राजा भोज के नाम पे, है ना, राजा भोज के कारण याद रखा जाता है, ठीक है। राजा भोज ने चालुक्य नरेश को भी हराया, विक्रमादित्य चतुर्थ को, कलचुरी राजा गंगेय देव को पराजित किया, बाद में इन्हीं के साथ संधि की, है ना, राजेंद्र चोल और इनके साथ संधि की और जय सिंह द्वितीय को हराया, ठीक है। तो बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर, बहुत सारे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बस एक ही है, सामंतवाद,
ठीक है, इसके अलावा नाम है, फैक्ट्स हैं, रटो। राजा भोज का जो साम्राज्य विस्तार था चंदेल नरेश विद्याधर ने रोका। मैंने आपको बताया था चंदेल नरेश विद्याधर ने पराजित किया था। साम्राज्य विस्तार विदिशा से थोड़ा सा ऊपर जाने लगे, चंदेल नरेश राजा विद्याधर ने पराजित कर दिया। ठीक है, भोज ने चौहान वंश वीर्यमान को पराजित किया तथा उसकी हत्या की, लेकिन वह साम्राज्य विस्तार, वहां पर साम्राज्य विस्तार नहीं हो सका। कहां पर? राजस्थान में साम्राज्य विस्तार नहीं हो सका, तो वो सीमित रहा, उधर विदिशा, उधर चित्तौड़। ठीक है ना, ऊपर थोड़ा सा, है ना, यमुना तक। ठीक है, यमुना तक भी ऐसे पहुंच नहीं पाए थे। हमने देखा कि यहाँ पर ये यमुना तक बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ भागों में। ठीक है, ज्यादातर जो भाग था यहाँ पे कहीं पे बुंदेलखंड था। ठीक है, बुंदेलखंड, तो विद्याधर यहाँ से इस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाए थे, यमुना नदी तक थोड़े से पहुंच गए थे। ठीक है, तो राजा भोज को इन जो हम देखें ना तो सैन्य उपलब्धियों के लिए जाना भी नहीं जाता है। राजा भोज को जाना जाता है, ही वॉज द मेन, है ना, मैन ऑफ विजडम, है ना, मैन ऑफ इंटेलेक्ट, तो उसी के लिए जाना जाता है। देखते हैं, लेकिन प्रतापी राजा भी थे, प्रतापी राजा थे, है ना। कुछ मध्यकालीन जो हिस्टोरियन है, जो कि इस्लामिक हिस्टोरियन है, वो क्या बोलते हैं इनके बारे में, है ना। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार एक हिंदू राजा जिनका नाम परमदेव, वो बताते हैं, परमदेव से युद्ध टालने के लिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर जब लूटा, ठीक है, 1025-26 है ना, 1025-1026 ईस्वी में जब वो लूटा, ठीक है, तो वो बड़ा आगे। तो उसको जब इस परमदेव नाम के राजा का पता चला तो उसने बोले नहीं, उस इंसान से लड़ना नहीं है, उसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था। ठीक है, लेकिन भारतीय इतिहासकारों के अनुसार देखें तो इस प्रकार का कोई राजा ही नहीं था इस नाम का, लेकिन एक राजा था जो इस काल में था और जो बहुत प्रतापी था, और वो कौन था? राजा भोज। तो हम ये मान सकते हैं कि यह संभवतः ये जो हिंदू राजा था वो कौन था? राजा भोज ही थे। ठीक है, उस समय के हिंदू राजा। ठीक है, अब भोज की जब मृत्यु हुई तो वापस से वही वाली बातें होंगी। ठीक है, जो भी आसपास जो राजवंश थे पूर्णतः तो उनको हराया नहीं था, तो वापस से वो आकर के आक्रमण करेंगे। तो वहां पे सोलंकी वंश के भीमदेव आ जाएंगे, ठीक है, कलचुरी वंश के कर्ण आ जाएंगे और आक्रमण कर लेंगे। तो आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार तो इतना होगा नहीं, क्या होगा? लूट करके ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे इन चीजों के लिए जाना भी नहीं जाता। राजा भोज को जाना जाता था कला के लिए, साहित्य के लिए। ठीक है, भोज ने उज्जैन के स्थान पर, इनिशियल कैपिटल कहां थी? देखो, माउंट आबू से पहुंचे थे कहां पर? उज्जैन। उज्जैन से कैपिटल ट्रांसफर करी कहां पर? धार, जिसको पहले धारा नगरी भी बोलते थे। ठीक है, धारा नगरी। भोज एक पराक्रमी शासक के साथ साथ विद्वान एवं कला के संरक्षक भी थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा भोज को इसी के कारण जाना जाता है। ये फेमस स्टेचू है राजा भोज का, यदि आप भोपाल आएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, भोपाल में एक फेमस भोजताल है। ठीक है, और वो भोजताल का जो निर्माण है वो भी राजा भोज ने ही करवाया था। ठीक है, और वही भोजताल एक फेमस क्या है? रामसार साइट भी है। आपने फेमस पढ़ा होगा रामसार साइट के बारे में। तो वो जो भोजताल है वो रामसार साइट भी है। रामसार कन्वेंशन 1971 ईरान के रामसार नगर में साइन हुआ था, है ना। रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, या उसको हम आर्द्र भूमि भी बोलेंगे। तो वेटलैंड के लिए जो कन्वेंशन है वो फेमस जगह है भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक ही रामसार साइट है, वो यही है। ठीक है, तो वहां पे इनका स्टेचू आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि राजा भोज, जिनको जो विद्वान थे, जिनको उनके साहित्य के लिए जाना जाता है, तो उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, है ना। आयुर्वेद सर्वस्व नाम में क्लियर है, चिकित्सा शास्त्र पे होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ही चीज का नॉलेज नहीं है, इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, नॉलेज हर चीज का है। चिकित्सा शास्त्र पे, समरांगण सूत्र, स्थापत्य शास्त्र पे, ठीक है,
सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद आदि। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ चिकित्सा शास्त्र पे लिखी, स्थापत्य शास्त्र पे भी बुक लिखी है। ठीक है, तो राजा भोज को इसी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कविराज की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, नव विक्रमादित्य, है ना, उज्जैन में जिसने भी राज किया है वो जनरली उपाधि देते थे, किसकी? विक्रमादित्य की। नव विक्रमादित्य, नव सहसांक आदि उपाधियां धारण की। ठीक है, आईने अकबरी, वापस से हम आते हैं। आईने अकबरी के अनुसार क्या बोल रहे हैं? माना जाता है कि राजा भोज के दरबार में लगभग 500 विद्वान थे। उनमें से प्रमुख जो दरबारी कवि थे वो थे भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल आदि। मध्य प्रदेश पीएससी के हिसाब से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक चीज मध्य प्रदेश में पूछी जा सकती है जो यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पे। आयुर्वेद सर्वस्व, समरांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, है ना, सिद्धांत विग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, है ना, ये सब चीजें, है ना, कौन दरबारी कवि थे, एक एक चीज मध्य प्रदेश पीएससी के हिसाब से महत्वपूर्ण है ना। जैसा कि कहा कि 500 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो पंडितों को बहुत दुख हुआ, है ना, उनका संरक्षण चला गया, है ना, पेट्रोनेज खत्म हो गया। उसकी मृत्यु से विद्या एवं विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए, राजश्रय खत्म हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? रीजन, है ना, विद्या खुद एक विद्वान थे, तो विद्या और विद्वान दोनों खत्म हो गए। ठीक है, राजश्रय खत्म हो गया। राजा भोज ने धार में भोजशाला, ये रही भोजशाला, देखिए इसको, ठीक है, ये है भोजशाला। ठीक, भोजशाला एवं सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखें तो भोजनगर, भोजसेन, या फिर उसको भोजसर भी बोलते हैं या तालाब भी बोलते हैं, जिसको मैंने आपको अभी नाम बताया, भोजताल, जो एक रामसर साइट है ना, जो एक क्या है, रामसर साइट है ना, फेमस, वो भोपाल में ही है। ठीक है, भोजपुर नामक नगर बसाया। ठीक है ना, जिसको भोजनगर भी कहा जाता है। जो भोज के उत्तराधिकारी थे जय सिंह के बाद इस वंश के जो अन्य शासक थे, लक्ष्मण देव, जगत देव, है ना, नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, विंध्यवर्मन, सुभट्ट वर्मन आदि हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नाम याद नहीं भी रखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, अंतिम राजा का नाम हमेशा महत्वपूर्ण होता है, तो अंतिम राजा का नाम हम याद रखेंगे कि इस वंश के जो अंतिम राजा थे वो थे मलहक देव। ठीक है, फाइनली 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार कर दिया। तो इस प्रकार अपना परमार वंश भी जो था वो खत्म हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे राजा भोज। ठीक है, जिनके बारे में हमने देखा। आगे हम पढ़ते हैं